हाय गाइस, लोहार स्टडी में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12वीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से दो नंबर के मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो गाइस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, है उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई है। इसका आंसर देखते हैं। उषा कविता में गांव की शोभा निम्न प्रकार की बताई गई है। प्रातःकाल का आसमान ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्थर की स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी के बने हुए चाकू को रगड़ दिया हो। तो गैस ये आंसर है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से इसे याद कर ले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शमशेर की कविता के आधार पर गांव की सुबह की दो विशेषताएं लिखिए। का आंसर देखते हैं। पहली विशेषता है, सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणों धीरे धीरे आकाश पर छा जाती है। दूसरा, ओस के कणों पर सूर्य की किरणों अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है तथा प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये सेकंड विशेषताएं हैं। तो गाइस ये सुबह की विशेषता गांव की, तो इसे अच्छे से याद कर ले इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोधर बाबू के तकिया कलाम वाक्यांशों में से कोई 4 वाक्यांश लिखिए। तो इसका वाक्यांश निम्नलिखित है। फर्स्ट है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खिंचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। दूसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपना उचित नहीं है। तो ये दो विशेषता है, वाक्यांश है, तो इसे अच्छे से याद कर ले। ये भी 2 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट, आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया। तो देखते हैं। आनंदा को उसके पिता को कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। ये इसका राइट आंसर है, तो इसे अच्छे से याद कर ले। आनंदा को उनके पिता को कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार है। तो इसका आंसर देखते हैं। यशोधर बाबू का विचार है कि फ्रिज, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सभी बदलवा सुविधाजनक व आधुनिक है, किंतु ये यशोधर बाबू को अच्छे नहीं लगते। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन कराता है। इसका राइट आंसर है गाइस। यशोधर बाबू का विचार है कि फ्रिज, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सभी बदलाव सुविधाजनक व आधुनिक है, किंतु ये यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन कराता है। तो गाइस इसे भी अच्छे से याद करें। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो वह
फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो वह फ्लैश या ब्रेक न्यूज़ कहलाती है। तो गाइस इसे भी अच्छे से याद करें। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुँचे रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूप में प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंची रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो गाइस इसे भी अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाचारों के स्रोत से क्या तात्पर्य है? समाचारों के स्रोत से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। समाचार के स्रोत पत्रकार की सफलता के लिए आवश्यक है। उसके संपर्क सूत्र विश्वसनीय और उच्च स्तरीय हो, जिनके द्वारा प्राप्त सूचना उपयोगी और विश्वसनीय हो। समाचार में प्रयुक्त कुछ ऐसे स्रोत सर्वसुलभ है, जैसे जनसभा, रेडियो, टीवी कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि। समाचार के स्रोत पत्रकार की सफलता के लिए आवश्यक है। उसके संपर्क सूत्र विश्वसनीय और उच्च स्तरीय हो, जिसके द्वारा प्राप्त सूचना उपयोगी और विश्वसनीय हो। समाचार में प्रयुक्त कुछ ऐसे स्रोत सर्वसुलभ है, जैसे जनसभा, रेडियो, टीवी कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि। तो गाइस इसे भी जैसे पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है छंद किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। ये भी 2 नंबर में पक्का आता है। छंद जो रचना नियत मात्रा, वर्ण, गति एवं चरण संबंधी नियमों के अनुसार होती है, उसे छंद कहते हैं। प्रत्येक कविता किसी न किसी छंद में होती है। कविता की पंक्तियाँ की लंबाई के आधार पर छंद का निर्णय होता है। लंबाई को नापने का आधार मात्रा या वर्ण होता है। इसी आधार पर छंदों को मात्रिक या वर्णिक छंद के नाम से पुकारा जाता है। एक बार और पढ़ देती। जो रचना नियत मात्रा, वर्ण, गति एवं चरण संबंधित नियमों के अनुसार होती है, उसे छंद कहते हैं। प्रत्येक कविता किसी न किसी छंद में होती है। कविता की पंक्तियों की लंबाई के आधार पर छंद का निर्माण होता है। लंबाई को नापने का आधार मात्रा या वर्ण होता है। इसी आधार पर छंदों को मात्रिक या वर्णिक छंद के नाम से पुकारा जाता है। छंदों के अंगों के नाम निम्नवत है। फर्स्ट है चरण पद या पंक्ति, सेकंड है वर्ण, तीसरा है मात्राएं, चौथा है यति, पांचवा है गति। तो गाइस इसे अच्छे से याद कर ले। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इन्हें जरूर पढ़े, 2-2 नंबर में आते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।